मैं इस गोदाम का आधा हिस्सा खरीदूंगा। अधिक जानकारी कांगाल की तरह जड़वक्ती खड़ी थी। अधिक जानकारी, अधिक जानकारी, अधिक जानकारी लगाऊंगा और उन सभी छूटे पुराने की डूबो। अधिक जानकारी, अधिक जानकारी, अधिक जानकारी, अधिक जानकारी। इस कहानी को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम विक्रम है। 8 साल पहले मैं खाली हाथ अपना गांव छोड़कर जर्मनी गया था। एक ठंडे गोदाम में भाड़े पर मजदूरी करने से लेकर एक छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बनने तक का सफर तय किया था। उन 8 सालों में लोगों ने मुझे एक सफल व्यक्ति कहना शुरू कर दिया था, और जब भी जिले में एनआरआई व्यापारियों का कोई दल आता तो स्थानीय अखबारों में मेरा नाम छपता था। लेकिन जिस पल मेरी गाड़ी के पहिए घर के दरवाजे के सामने की बजरी पर चढ़े, वो सब कुछ गायब हो गया। मैं बस एक बेटा था जो अभी अभी अपने गांव लौटा था। अस्तबल का दरवाजा वही पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिसे मेरे पिता ने सालों पहले बनाया था। जैसे ही मैंने अपना सूटकेस खींचकर आंगन में कदम रखा, पुआल की गंध, सूखी घास की गंध और अस्तबल की नम गंध मेरी नाक में भर गई। इससे पहले कि मैं जोर से आवाज लगाता, अंदर से घोड़ों के अस्तबल की दीवार पर जोर जोर से लात मारने की आवाज आई, बेचैन और परेशान, जैसे उन्होंने कुछ असामान्य देखा हो। मैंने अपना सूटकेस जमीन पर फेंका और अंदर भागा। जैसे ही मैं लकड़ी के खंभों की कतार से गुजरा, मैं वहीं जम गया। मेरी मां शांति अस्तबल के आखिरी छोर पर पुराने पुआल के ढेर पर बैठी थी। उनकी दोनों कलाइयां लोहे के कड़ों से जकड़ी हुई थी और उनके टखनों को भी उन्हीं छल्लों से कसा गया था जिनका इस्तेमाल पहले घोड़ों को बांधने के लिए किया जाता था। एक मोटी जंजीर उनकी कमर के चारों ओर एक खंभे से बंधी हुई थी। उनके सफेद बाल गालों से चिपके हुए थे, चेहरा धूल से सना था, और उनके सामने पानी की नांद उल्टी पड़ी थी, जिसका पानी जमीन पर एक छोटी सी लकीर बना रहा था। मैं 2 सेकंड के लिए अवाक खड़ा रहा और फिर उनकी ओर दौड़ा। माँ, माँ! उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे और उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई डूबता हुआ इंसान किनारे पर पहुंच गया हो। वो ना तो चिल्लाईं, ना ही करा रही थीं। उनका पहला वाक्य था, बेटा, प्रिया को मारना मत। मैं रुक गया। ठीक उसी समय मेरे पीछे तेजी से कदमों की आवाज आई। गांव के मुखिया लाला जी हांफते हुए अस्तबल के दरवाजे पर रुके। उनके पीछे हमारे अस्तबल में काम करने वाला लड़का रामू था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें जमीन पर झुकी हुई थीं। हमें घोड़ों के लात मारने की आवाज सुनाई दी तो हम दौड़ कर आए। लाला जी ने कहा, यहां पहुंचते ही तेरी मां को इस हालत में देखा। मैं घुटनों के बल बैठ गया और जंजीर खोलने लगा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं कई बार चाबी ठीक से नहीं लगा पाया। मां के पैर में बंधा ताला बर्फीला ठंडा था और उनके टखने पर लाल निशान पड़ गए थे। मेरे सीने में गुस्सा तेजी से, बेरहमी से और गाढ़ा होकर उमड़ रहा था। पिछले कुछ महीनों से जब भी मां जर्मनी फोन करती थी, वो हमेशा शिकायत करती थी कि प्रिया बदतमीजी करती है, प्रिया सारे पैसे रखती है, प्रिया उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो अपने ही घर में एक मेहमान हो। मैं अब भी सोच रहा था कि मैं घर जाकर शांति से बात करूंगा और सब कुछ सुलझा लूंगा, लेकिन मेरे सामने के दृश्य ने मेरे सारे इरादे तोड़ दिए। मैंने दांत पीसकर पूछा, प्रिया कहाँ है? रामू हिचकिचाया। लाला जी ने उसकी जगह जवाब दिया, वो दोपहर से कस्बे में गई है। कस्बे में गई है? और मेरी माँ अस्तबल में जंजीरों से बंधी है। मैंने माँ के हाथ से आखिरी ताला खोला। जैसे ही वो आजाद हुई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। सिसक कर रोने लगी, लेकिन वही एक बात दोहराती रहीं, बेटा, बात को बढ़ाना मत, उसे मारना मत। अगर उसने गलती की है तो भी उसे मारना मत। उनकी इस बात ने बाहर खड़े लोगों को तुरंत एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बेचारी माँ अपनी क्रूर बहू को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं माँ को बाहर ले आया और पड़ोसी आंगन के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। नीचे मोहल्ले की कुछ औरतें कानाफूसी कर रही थीं और पास से गुजरने वाले कुछ आदमी भी अपनी गाड़ियां रोककर देखने लगे। कुछ ही मिनटों में मेरा पूरा अस्तबल एक गंदे पारिवारिक नाटक का मंच बन गया था। मैंने माँ को बरामदे के नीचे लकड़ी की कुर्सी पर बिठाया। ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर से एक मोटरसाइकिल की तेजी से ब्रेक लगाने की आवाज आई। अंदर आने वाली मेरी पत्नी प्रिया थी। मैं 8 साल दूर रहा। प्रिया ने घर पर सब कुछ संभाला, बच्चे को पाला, मेरी माँ की देखभाल की, अस्तबल को बनाए रखा और कर्ज चुकाया। मेरी याद में जब भी मैं फोन करता था, वो हमेशा दुबली पतली लगती थी।
तेजी से बोलती थी और उसकी आंखों में हमेशा नींद की कमी दिखती थी। आज भी वो वैसे ही थी, एक हाथ में दवाइयों का थैला, दूसरे हाथ में अस्पताल का लिफाफा। जैसे ही उसने दरवाजे से कदम रखा और भीड़ देखी, फिर मेरी माँ को कुर्सी पर सिकुड़ी हुई बैठी देखा, प्रिया वहीं रुक गई। मैं सीधे आंगन के बीच में गया, उसके सामने खड़ा हो गया। ये किसने किया? प्रिया ने मुझे देखा, भीड़ को देखा, मेरी माँ को देखा और फिर उस जंजीर के टुकड़े को देखा जिसे मैंने अभी अभी खोलकर देहरी पर फेंका था। आप वापस आ गए? मैं सीधे चिल्लाया। मैंने पूछा, ये किसने किया? प्रिया के मुंह खोलने से पहले ही मेरी माँ छाती पकड़कर सिसकने लगी। बस कर विक्रम, माँ तुझसे विनती करती है, इतने लोगों के सामने तमाशा मत बना। बस इतना ही प्रिया को अपराधी बनाने के लिए काफी था, जबकि उसने अभी तक अपना बचाव भी नहीं किया था। प्रिया ने दवाइयों का थैला इतने जोर से भींचा कि उसके हाथ सफेद पड़ गए। वो रोई नहीं, ना ही बहस करने के लिए आगे बढ़ी। उसने बस एक छोटा सा वाक्य कहा, पहले आप कैमरा देख लीजिए। ये सुनकर मेरा खून और खौल गया। अगर तुमने नहीं किया तो कैमरे की क्या जरूरत है? प्रिया ने मुझे एक और सेकंड के लिए देखा। वो नजर बर्फीली ठंडी थी, नफरत की वजह से ठंडी नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की तरह ठंडी जो अभी अभी समझा हो कि उसके सामने अब उसका पति नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी खड़ा है जो उसे दोषी ठहराने के बहाने का इंतजार कर रहा है। मैंने उसके हाथ से अस्तबल की चाबियों का गुच्छा छीना और दवाइयों का थैला जमीन पर फेंक दिया। आज से तुम पैसे, अस्तबल या हिसाब किताब को हाथ नहीं लगाओगी। आप पागल हो गए हैं क्या? प्रिया बोल पड़ी। पागल? मेरी माँ को इस घर के अस्तबल में एक जानवर की तरह जंजीरों से बांधा गया था और तुम मुझे पागल कह रही हो? आपकी माँ? प्रिया अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। लाला जी बीच में बोल पड़े, प्रिया जो भी है बाद में बात करना, पहले अपने सास को घर के अंदर ले जाओ। मैं प्रिया की ओर मुड़ा, आज शाम तक इस कमरे से अपना सामान हटा लो। तभी मेरी बेटी परी घर के अंदर से दौड़ती हुई आई। वो अब 7 साल की हो चुकी थी, मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा लंबी, लेकिन उसका चेहरा वही था जिसे मैं सिर्फ फोन की स्क्रीन पर जानता था। उसने प्रिया के पैर पकड़ लिए और फिर मेरे पैर पकड़ लिए। पापा, माँ को मत निकालो। मैंने उसे एक तरफ धकेला, जोर से नहीं, लेकिन इतना कि वो लड़खड़ा गई। प्रिया ने बेटी को संभाला और नीचे गिरे अस्पताल के लिफाफे को उठाने के लिए झुकी। मैं बस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का एक कोना बाहर झांकता हुआ देख पाया, इससे पहले कि वो उसे मोड़ लेती। प्रिया ने अपनी बेटी को गले लगाया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। ठीक है, उसने कहा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले आपकी माँ को दिल की दवा लेनी होगी। मेरी माँ ये सुनकर तुरंत अपनी छाती पकड़कर और जोर से कराने लगी। देखा, ये अब भी माँ को आदेश दे रही है। आंगन के चारों ओर खड़े लोग फुसफुसाने लगे। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। उस समय मेरे दिमाग में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार के अलावा कुछ नहीं था। मैंने पैसा कमाने के लिए 8 साल दूर बिताए और घर पर रहने वाली औरत ने मेरी पीठ पीछे मेरी ही माँ को प्रताड़ित किया। उस शाम मैं उस आंगन में सबसे बड़ा मूर्ख था और मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मेरे पिता का नाम किशन लाल था। वो अमीर नहीं थे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने केवल अस्तबल, सूखी घास, बरसात में टपकती छत और गाड़ी खींचते समय घोड़ों के पसीने की गंध को ही जाना था। इलाके के लोग उनकी इज्जत करते थे क्योंकि वो सीधे और सच्चे इंसान थे। मैंने सोचा था कि मेरे पिता इस तरह अचानक नहीं मर सकते, लेकिन वो सच में मर गए। उस दिन वो नदी के किनारे से घास लेकर आ रहे थे। एक फिसलन भरे रास्ते पर गाड़ी पलटकर खाई में जा गिरी। जब तक लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, उनकी छाती कुचल चुकी थी। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैं उनकी आखिरी बातें भी नहीं सुन पाया। अंतिम संस्कार के ठीक बाद घर में केवल 3 बड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे, मैं, मेरी माँ और प्रिया। प्रिया उस समय मेरी नई नवेली दुल्हन थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसने बताया कि वो गर्भवती है। मैं पूरी तरह से खुश भी नहीं हो पाया था कि पिता की मृत्यु हो गई। अस्तबल के कर्ज एक एक करके सामने आने लगे। चारे के पैसे, दवाइयों के पैसे, अस्तबल की मरम्मत के पैसे, नई गाड़ी खींचने वाले घोड़ों की जोड़ी खरीदने के लिए लिया गया कर्ज, सब कुछ एक साथ मेरे सिर पर आ पड़ा। मेरी माँ लगातार रोती रहीं। उन्होंने एक बात कही जो मुझे हमेशा याद है, अगर इस घर में तू खड़ा नहीं हुआ तो समझो सब खत्म। मैं कैसे खड़ा होता? गांव में मैं बस 20 साल से ज्यादा का एक लड़का था जो छोटे मोटे काम करता था,
हर महीने खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ रुपए कमा पाता था। उसी समय एक परिचित ने जर्मनी में काम करने का प्रस्ताव दिया। कहा कि वहां मेहनत बहुत है, लेकिन पैसा घर से कई गुना ज्यादा है। मैंने ठीक आधे महीने तक सोचा और फिर हाँ कर दी। जाने से एक रात पहले मेरी माँ रो रो कर बेहाल हो गई। तू सच में मुझे और इस अस्तबल को छोड़कर जा रहा है? प्रिया उनके बगल में बैठी थी, उनका हाथ पकड़े हुए। उसकी आवाज मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा दृढ़ थी। मैं घर पर हूं माँ, आप चिंता मत करो। माँ ने प्रिया को देर तक देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये घर अब तुझ पर ही निर्भर है। प्रिया ने सिर हिलाया। जिस दिन मैं गाड़ी में बैठा, उसका पेट बस थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। उसके हाथ अभी भी लगातार अस्तबल साफ करने, चारा ढोने और हिसाब लिखने की वजह से लाल थे। उसने मेरे हाथ में रोटियों का एक बंडल थमाया और संक्षेप में कहा, वहां जाकर कुछ भी करना, बस हार मत मानना। मैं मुस्कुराया, शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब गाड़ी चली तो मैंने मुड़कर देखा कि प्रिया एक हाथ से अपना पेट पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से मेरी रोती बिलखती मां को दरवाजे पर सहारा दे रही है। मेरा दिल बैठ गया। मैं जानता था कि मैं उन्हें बहुत सी अधूरी चीजों के साथ छोड़कर जा रहा हूं। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं नहीं गया तो इस घर के बचने का कोई रास्ता नहीं है। जर्मनी में शुरुआती सालों में मैं सचमुच एक परछाई की तरह जिया। दिन में सामान उठाता, रात में गोदाम साफ करता। एक समय था जब मैं 6 अन्य लोगों के साथ एक कमरे में सोता था। एक छोटे से इलेक्ट्रिक स्टोव का बारी बारी से इस्तेमाल करता था। मेरे हाथ ठंड से फट गए थे और सामान ढोने से मेरी पीठ में दर्द रहता था। टूटी फूटी जर्मन भाषा इतनी भी नहीं थी कि जब लोग मुझ पर अतिरिक्त काम थोपें तो मैं बहस कर सकूं। प्रिया घर पर एक अलग तरह से संघर्ष कर रही थी। उसने परी को तब जन्म दिया जब मैं सर्दियों के बीच में एक ठंडे गोदाम में खड़ा था। मैंने फोन पर अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी। मेरी माँ भी फोन पर रोईं, लेकिन वो दुख से रोईं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा अपनी पहली संतान के जन्म के समय मौजूद नहीं था। 1 महीने बाद प्रिया ने मुझे अपनी शादी के झुमकों की एक तस्वीर भेजी। तस्वीर के नीचे बस कुछ शब्द थे। मैंने बेच दिए, इस महीने के चारे के लिए काफी हैं। मैंने तुरंत फोन किया। प्रिया बेफिक्री से हंसी। बस एक जोड़ी झुमके ही तो थे, तुम वहां पैसे कमाओ। दूसरे साल उसने अस्तबल के लिए आय व्यय का हिसाब रखना सीखा। तीसरे साल उसने मेरे पिता द्वारा छोड़े गए कुछ कर्जों को चुकाने के लिए बैंक से सही प्रक्रिया के तहत ऋण लिया। चौथे साल उसने मेरे भेजे हुए पैसों से टपकती हुई अस्तबल की छत की मरम्मत करवाई। 5वें साल उसने जिले के पर्यटन क्षेत्र के लिए भाड़े पर ढुलाई का काम लेने के लिए 2 और मजबूत घोड़े खरीदे। 6ठे साल सबसे बड़ा कर्ज लगभग खत्म हो गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रिया के फोन कॉल छोटे होते गए। इसलिए नहीं कि बातें खत्म हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वो व्यस्त थी। कभी कभी फोन करने पर मुझे उसके पीछे घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती। कभी कभी परी के रोने की आवाज आती, जो अपनी माँ को बुला रही होती। कभी कभी मेरी माँ की आवाज भी बीच में आती, कहती कि प्रिया ये या वो बात भूल गई है। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये सामान्य थकान है। फिर सब कुछ बदल गया। मेरी माँ ने शिकायत करना शुरू कर दिया। शुरुआत में हल्की शिकायतें। प्रिया अब उनसे कम राय लेती है। प्रिया ने बिना बताए अस्तबल में काम करने वाला आदमी बदल दिया। प्रिया ने मेरे पिता के सबसे प्यारे घोड़ों की जोड़ी को बिना बताए प्रजनन के लिए भेज दिया। मैंने सुना और नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि 2 महिलाओं के लंबे समय तक एक साथ रहने पर टकराव होना स्वाभाविक है। लेकिन ये शिकायतें रुकी नहीं। माँ ने कहा कि प्रिया ने सारे कागजात अपने पास रख लिए हैं और उन्हें एक फालतू इंसान समझती है। माँ ने कहा कि घर में कुछ भी खरीदने के लिए बहू का चेहरा देखना पड़ता है। माँ ने कहा कि प्रिया मेहमानों के सामने मीठी बनती है और पीठ पीछे कड़वे बोल बोलती है। एक बार माँ फोन पर सिसक सिसक कर रोईं। वो सोचती है कि माँ बूढ़ी और बेकार हो गई है, बस माँ के मरने का इंतजार कर रही है। मैंने प्रिया को फोन करके पूछा। प्रिया कुछ देर चुप रही और फिर जवाब दिया, माँ ने ऐसा कहा कि आप यकीन करते हैं? मैंने टाल दिया, मैं बस जानने के लिए पूछ रहा हूं। प्रिया फोन पर फीकी हंसी हंसी। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मैंने आपकी माँ को कभी भूखा नहीं रखा। मैंने आपकी माँ का 1 पैसा भी नहीं लिया। बाकी मैं माँ को पसंद हूं या नहीं, ये मैं तय नहीं कर सकती।
उस दिन से मेरी जिंदगी स्क्रीन के जरिए दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ बूढ़ी माँ, दूसरी तरफ जवान पत्नी। एक तरफ रोना, दूसरी तरफ खामोशी। मैं दूर से कानों से सुनता था, सोचता था कि मैं अब भी समझदार हूं। लेकिन असल में हर बार जब माँ रोती, मेरा दिल थोड़ा झुक जाता था। ये एक बहुत धीमी ढलान थी। जब तक मुझे इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जर्मनी में 8वां साल वो साल था जब मेरा पैसा सबसे तेजी से बढ़ा। मैंने एक स्थानीय परिवहन लाइन में सफलतापूर्वक निवेश किया और फिर एक छोटा गोदाम खरीद लिया। कारोबार धीरे धीरे बेहतर होता गया। लोग मुझे विक्रम साहब कहने लगे। यहाँ के एक स्थानीय अखबार ने एक भारतीय व्यापारियों की बैठक में मेरी तस्वीर भी छापी। वे अखबार कुछ भी नहीं थे, लेकिन गांव पहुंचकर वे एक बड़ी बात बन गए। मैंने प्रिया से कहा, इस साल मैं हमेशा के लिए वापस आ रहा हूं। दूसरी तरफ प्रिया 2 पल चुप रही और फिर बस पूछा, कितने समय के लिए आओगे? हमेशा के लिए, भारत में काम करने की व्यवस्था कर रहा हूं। प्रिया उतनी खुश नहीं हुई जितनी मैंने सोची थी। उसने बस कहा, ठीक है, आ जाओ। मुझे अजीब लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, परी ने फोन छीन लिया और चहकते हुए बताने लगी कि उसने पापा का नाम लिखना सीख लिया है। बात आगे बढ़ गई जब से पता चला कि मैं वापस आ रहा हूं। मेरी माँ पूरी तरह बदल गईं। वो मुझे ज्यादा फोन करने लगीं। उनकी आवाज हमेशा दबी हुई, दुखी और थकी हुई होती थी। वो अब सीधे प्रिया को नहीं कोसती थी। उन्होंने कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। बताया कि प्रिया ने उन्हें बासी खाना खाने को दिया। बताया कि प्रिया ने दिल की दवा छिपा दी और उन्हें मांगने पर ही पीने को देती है। बताया कि प्रिया उन्हें अस्तबल में नहीं जाने देती। कहती है कि वो जहां भी हाथ लगाती हैं, कुछ ना कुछ खराब कर देती है। बताया कि प्रिया मेरे पिता के आखिरी बूढ़े घोड़े को बेचने की योजना बना रही है ताकि ससुराल के सभी पुराने निशान मिटा सके। हर बार जब मैं दोबारा पूछता तो माँ लंबी सांस लेकर कहती, छोड़ो, माँ बूढ़ी हो गई है, अगर कुछ कहूंगी तो तुम सोचोगी कि मैं तुम्हारे पति पत्नी के बीच दरार डाल रही हूं। इस तरह की बातें बहुत खतरनाक होती हैं। ये मुझे महसूस कराती थीं कि अगर मैं विश्वास नहीं करता तो मैं एक बेपरवाह बेटा हूं, और अगर मैं विश्वास करता तो मैं धीरे धीरे अपनी पत्नी पर संदेह करने लगता। प्रिया अब भी मुझे फोन करती थी, लेकिन अब ज्यादा शिकायतें नहीं करती थी। वो बस काम की बातें बताती। इस महीने चारे के दाम बढ़ गए, घोड़े के पैर में सूजन है, बैंक का आखिरी कर्ज चुकता हो गया है, परी जल्दी ही स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली है। हर बार जब मैं माँ के बारे में पूछता तो प्रिया संक्षेप में जवाब देती, माँ वैसी ही हैं। वैसी ही मतलब जो मन में आता है वही बोलती हैं। माँ कहती है कि तुमने उनकी दिल की दवा रख ली है। दवा रसोई की अलमारी में सबसे ऊपर वाले खाने में है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अलमारी का वीडियो बनाकर भेजूं? एक दिन मैंने फोन किया जब घर में सब ठीक था। मैंने बर्तनों के टकराने की आवाज सुनी और मेरी माँ के सिसकने की आवाज। मैंने जोर देकर पूछा तो प्रिया नाराज हो गई। माँ ने खुद दवा गिरा दी और मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। क्या आप और सुनना चाहते हैं? मैं स्पीकर ऑन कर देती हूं ताकि आप भी सुन सकें। मैं चिल्लाया, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? दूसरी तरफ खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद प्रिया ने बहुत धीरे से कहा, उस तरह जैसे कोई एक साथ बच्चे को संभाल रहा हो, चूल्हे पर बर्तन चढ़ा रहा हो और आपकी माँ की गालियां सुन रहा हो। फिर उसने फोन काट दिया। उस रात माँ ने तुरंत वापस फोन किया। कमजोर आवाज में, देखा तुमने, वो तुम्हारे साथ भी इस तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत करती है। मैं बर्फबारी में अपने ट्रक में बैठा फोन सुन रहा था और मेरा दिल कठोर होता जा रहा था। मैंने एक अलग प्रिया की कल्पना करना शुरू कर दिया। चालाक, दृढ़, हाथ में पैसा होने के कारण अपनी सास का अपमान करने वाली। ये कल्पना हर बार जब माँ रोती या आंगन में गिरने की घटना होती और भी पक्की हो जाती। उस दिन माँ ने मुझे जर्मनी में लगभग आधी रात को फोन किया। वो हाफते हुए बोली कि वो पिछवाड़े में गिर गईं और देर तक किसी को पता नहीं चला। मैं घबरा गया और पड़ोसियों को फोन करने ही वाला था कि मैंने प्रिया की आवाज कहीं दूर से आती सुनी। माँ, अगर आप गिर गईं तो पहले मुझे बुलाना चाहिए था। जर्मनी फोन करने की क्या जरूरत थी? बस वही एक वाक्य फोन पर सुनने में बेहद क्रूर लगा। मैंने प्रिया से कठोर आवाज में पूछा। उसने कहा कि माँ बस हल्के से फिसली थी। उन्होंने मुझे पहले फोन किया ताकि बात को बड़ा बना सकें। मैंने पूरी तरह से विश्वास नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में एक और कांटा चुभ गया। कुछ समय बाद प्रिया ने आंगन में और पुराने अस्तबल में कैमरा लगाने की अनुमति मांगी। उसने कहा कि हाल ही में चारा और औजार चोरी हो रहे हैं। मैंने कहा, लगा दो तो लगा दो।
माँ को पता चला तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके एक और बार रोया। इस घर में अब मैं एक इंसान की तरह भी नहीं रह सकती, वो मुझे एक चोर की तरह देखती हैं। मैंने बहुत देर तक उन्हें मनाया, तब जाकर वो शांत हुईं। मेरे दिमाग में एक और धागा माँ की ओर खिंच गया। मेरे आने से 3 दिन पहले मैंने फ़ोन करके अपनी फ़्लाइट और गाड़ी का समय बताया। और प्रिया से इसे गुप्त रखने को कहा, क्योंकि मैं माँ को सरप्राइज देना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि रामू पास से गुजरते हुए सुन लेगा। उस रात माँ अचानक चुप हो गई, ना कोई शिकायत, ना रोना, ना कोई और कहानी। उन्होंने बस कहा, तुम आ जाओ, फिर माँ बेटा बात करेंगे। उस खामोशी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सब कुछ शांत हो गया है। मुझे नहीं पता था कि माँ अपने अंतिम नाटक की तैयारी कर रही हैं। उस शाम जब प्रिया ने कहा कि माँ के दवा लेने के बाद वो चली जाएगी, तो मैंने उसे रसोई में कदम नहीं रखने दिया। आज से तुम इस घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। प्रिया ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे विश्वास ना हो रहा हो। क्या आप सच में सोचते हैं कि मैंने ये किया है? मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने अपनी माँ को जंजीरों से बंधा देखा, आपने ये नहीं देखा कि किसने बांधा। तो क्या मेरी माँ ने खुद को बांध लिया? प्रिया ने होठ काटे, परी ने कसकर उसका पैर पकड़ लिया। लालाजी बगल में खड़े थे। उनका चेहरा अजीब था। कुछ पड़ोसी दूर हट गए, लेकिन अब भी ताक झांक कर रहे थे। प्रिया ने कहा, आप कैमरा देख लीजिए। मैं चिल्लाया, बस बहुत हुआ। मेरी आवाज इतनी तेज थी कि बगल के अस्तबल में एक घोड़ा चौंक कर हिनहिनाया। परी रो पड़ी। प्रिया अपने बच्चे को चुप कराने के लिए झुकी, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर से नहीं हटी। मैं आपकी माँ के लिए दिल की दवा खरीदने गई थी। उसने दवा का थैला उठाया, और ये दोबारा जांच का अपॉइंटमेंट पेपर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। मैंने दवा का थैला दहरी पर पटक दिया। दवाइयां धूल में बिखर गईं। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। थोड़ी देर बाद उसने लिफाफा लकड़ी की मेज पर रखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन तीखी थी। आपको आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ। आपने मुझसे एक भी सवाल ठीक से नहीं पूछा। आपने ये नहीं पूछा कि बेटी कैसी है। आपने ये नहीं पूछा कि घर में पैसे कैसे हैं। आपने बस अपनी माँ को देखा और मुझे दोषी ठहरा दिया। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं, मैं चली जाऊंगी। मेरी माँ ने जलन बीच में कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। प्रिया, मां ने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। प्रिया मुड़ी। उसकी आंखें पहली बार लाल हुईं। मां, बस कीजिए। पूरा आंगन चुप हो गया। प्रिया ने पहले कभी मेरी मां से इस तरह दूसरों के सामने बात नहीं की थी। मेरी मां ने तुरंत अपनी छाती पकड़ ली, तेजी से सांस लेने लगी। उनकी आंखें ऐसे चौड़ी हो गईं जैसे उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ हो। मैं मां के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊंची आवाज में बात करने की? ऊंची आवाज? प्रिया कड़वाहट से हंसी। आप जानना चाहते हैं कि मैं कितनी ऊंची आवाज में बात कर सकती हूं? ये कि 8 साल तक मैं घर पर आपके बच्चे को पालती रही, आपकी माँ की देखभाल करती रही, आपके घर का कर्ज चुकाती रही, और जब आप वापस आए तो मुझे एक नौकरानी की तरह आंगन के बीच में खड़ा कर दिया गया ताकि मैं आपके मुंह से निकाले जाने की बात सुन सकूं। मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं एहसान नहीं जता रही। मैं सच बता रही हूं। तुम्हें सच का मतलब भी पता है? ये वाक्य मेरे मुंह से निकलते ही मैंने प्रिया का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ते देखा। डर से पीला नहीं, बल्कि उस जगह चोट लगने से पीला जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। लालाजी ने मुझे थोड़ा पीछे खींचा, धीरे से कहा, विक्रम शांत हो जा, लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं अब और शांत नहीं रह सकता था। मैं पति पत्नी के कमरे में गया, बैंक की पासबुक जो प्रिया रखती थी उसे घर के बीच की मेज पर फेंक दिया। आज से 1 भी रुपए को हाथ मत लगाना। प्रिया पीछे पीछे आई। वो पासबुक नहीं उठा सकी। मैंने अलमारी खोली और चारे के गोदाम और छोटे दराज की चाबियों का गुच्छा निकाला जिसमें कागजात रखे थे। इसे भी नहीं। मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया। आज शाम तक चली जाओ। प्रिया ने मुझे देखा और फिर बरामदे में बैठी सिसकती हुई मेरी माँ को देखा। आखिर में वो अंदर मुड़ी और परी के लिए कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली। मैं बाहर खड़ा दराज के खुलने की आवाज सुन रहा था और अपनी बेटी के सिसकने की आवाज। थोड़ी देर बाद परी दौड़ कर आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। पापा। मैं अनजाने में ही नीचे झुका। वो इतनी धीरे से बोली कि मुझे सुनने के लिए उसके पास झुकना पड़ा। माँ को मत जाने दो। मैंने रूखेपन से पूछा, क्यों? माँ ने कुछ नहीं किया। प्रिया कमरे से बाहर आई, बीच में ही बोल पड़ी, परी अंदर आओ। बच्ची ने मुझे देखा। उसकी गोल गोल गीली आंखें,
वो कुछ और कहना चाहती थी और फिर रुककर अपनी माँ के पास लौट गई। मेरी माँ बरामदे में बैठी ये देखकर और जोर से रोने लगी। मैं इतनी उम्र की हो गई, आज तक किसी ने मुझे अपने ही घर में इस तरह अपमानित नहीं किया। उस रोने ने आग में घी का काम किया। मैं प्रिया की ओर मुड़ा। तुम अभी तक यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने अभी अभी पकाया हुआ दलिया का कटोरा माँ को देने के लिए उठाया। माँ ने उसे झपट लिया और सीधे जमीन पर फेंक दिया। और नाटक मत करो। चीनी मिट्टी का कटोरा टूटकर बिखर गया। दलिया प्रिया के पैरों पर, टाइल के फर्श पर और मेरे पैंट के निचले हिस्से पर भी उछल गया। प्रिया 2 सेकंड के लिए जड़वत खड़ी रही और फिर कटोरे के टुकड़े उठाने के लिए झुकी। दांतों के बीच से कहा, मैं हार गई, मैं हार गई। उस दिन मैं सबसे स्पष्ट बात नहीं देख पाया। जो व्यक्ति घर से निकाले जाने के समय भी मेरी मां के लिए दलिया बना रहा था, वो उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहता था। मैंने सिर्फ अपनी मां के आंसू देखे। शाम तक आसमान में काले बादल छा गए। हवा अस्तबल से होकर गुजर रही थी, जिसकी आवाज भयानक लग रही थी। लालाजी थोड़ी देर रुके और फिर चले गए। रामू ने जल्दी जाने की इजाजत मांगी। उसकी आंखें बार बार पुराने अस्तबल की ओर जाती और फिर हट जाती। मैं नाराज होकर चिल्लाया, जाना है तो जाओ। उसने सिर हिलाया और गायब हो गया। घर में 4 बड़े और 1 बच्चा बचा था, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। चम्मच के कटोरे से टकराने की आवाज, माँ की लंबी सांसें, परी के सिसकने की आवाज, सब मिलकर एक भारी असहनीय माहौल बना रहे थे। वो रात 8 साल बाद घर पर मेरी पहली रात थी, और वही रात थी जब मैंने अपनी पत्नी को खुद खाई के किनारे धकेल दिया। रात के 8 बजे से ज्यादा समय पर बारिश शुरू हो गई। अस्तबल की पुरानी टिन की छत पर टप टप की आवाज आ रही थी। बिजली कुछ बार झपकी और फिर जल गई। मेरी माँ घर के बीच में तख्त पर लेटी थीं, हर सांस में एक थके हुए इंसान की तरह आह भर रही थीं। मैं उनके बनन में बैठा था। हर बार जब प्रिया पास से गुजरती, माँ मेरा हाथ और कसकर पकड़ लेती। बेटा, उसे मेरे पास मत आने देना। प्रिया ने साफ सुना। उसने कोई बहस नहीं की, बस चुपचाप रसोई में गई, गर्म पानी और तौलिया लाई, और फिर माँ ने उसे हटा दिया। जरूरत नहीं, मैं अभी मरी नहीं हूं। प्रिया ने बेसिन नीचे रखा और चली गई। परी घर के कोने में तकिया पकड़े बैठी थी। उसकी आंखों में डर था। वो अपनी माँ को, अपनी दादी को और फिर मुझे एक अजनबी की तरह देख रही थी। लगभग 9 बजे प्रिया दलिया का एक और कटोरा लेकर आई। उसने उसे मेज पर रखा और कहा, माँ, दवा पीकर कुछ खा लीजिए। मेरी माँ ने दलिया के कटोरे को नहीं देखा। उन्होंने पहले मुझे देखा, जैसे ये पक्का कर रही हो कि मैं वहां बैठा हूं। फिर उन्होंने जोर से हाथ मारा। दलिया का कटोरा फर्श पर गिर गया। तुमसे मुझे घिन आती है। मैं उठ खड़ा हुआ। प्रिया ने मुझे देखा। इस बार उसकी आंखों में थकान के अलावा कुछ नहीं था। आप और क्या चाहते हैं कि मैं करूं? मेरी मां पर दबाव मत डालो। मैं दबाव डाल रही हूं? प्रिया की आवाज टूट रही थी। मैं कैसे दबाव डाल रही हूं? उनके लिए दवा खरीद कर, उनके लिए दलिया बनाकर, या आपके मुंह से घर से निकाले जाने की बात सुनकर भी यहां उनकी चिंता करके? चुप हो जाओ। मेरी आवाज दीवारों से टकराई। परी चौंककर सिकुड़ गई। वो कोने में और गहरे घुस गई, दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। प्रिया अपनी बेटी को गले लगाने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही वो झुकी, उसने अपना पेट पकड़ा और हल्के से चेहरा सिकोड़ा। मैंने देखा, लेकिन मेरे सिर में जो गुस्सा था उसने मुझे सोचने नहीं दिया। मेरी माँ तख्त पर पीठ टिकाकर बैठी थी। धीरे से बोली, लेकिन इतना कि पूरा घर सुन सके। गर्भवती है और सांप की तरह जहरीली है। प्रिया रुक गई। उसने मां को और फिर मुझे देखा। मैंने भौहें सिकोड़ी। कैसी गर्भवती? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने बस परी को अपनी गोद में खींच लिया। मेरी मां ने बहुत तेजी से मेज के कोने पर रखे अस्पताल के लिफाफे की ओर देखा और फिर मुंह फेर लिया। वो जानती थी, निश्चित रूप से वो जानती थी, लेकिन मैं उस समय नहीं समझा। मैं आगे बढ़ा और लिफाफा उठाया। प्रिया ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इसे हाथ मत लगाओ। तुम क्या छिपा रही हो? इसका अब आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये वाक्य आग में घी डालने जैसा था। मैंने लिफाफा वापस खींचा। प्रिया ने उसे कसकर पकड़ा। एक ही झटके में कागज फट गया। एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट फिसलकर जमीन पर गिर गई। तब जाकर मैंने साफ साफ कुछ शब्द देखे। नाम प्रिया,
निष्कर्ष छोटा था, प्रारंभिक गर्भावस्था। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। घर में हवा जैसे जम गई थी। प्रिया ने झुककर कागज उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो रोई नहीं, बस कहा, मैं आज रात बताने वाली थी। मैं प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया था कि मेरी माँ आधी उठ बैठी। उनकी आवाज तीखी थी। गर्भवती है तो क्या, जो अपनी सास को जंजीरों से बांध सकती है, उसका दुख भोगना जायज है। इसी वाक्य ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ा दी। एक व्यक्ति जिसे अभी अभी प्रताड़ित किया गया हो, जंजीरों से मुक्त हुआ हो, और जिसे पता चले कि उसकी बहू उसके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है। पहली प्रतिक्रिया सदमा, चुप्पी या टालमटोल होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी मां ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस गर्भावस्था को तुरंत प्रिया को और नीचे धकेलने के लिए इस्तेमाल किया। उस रात पहली बार मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा। वो दरवाजे की ओर पीछे हटी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एक हाथ पेट पर था। परी सिसक कर रो रही थी। मां, मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि मां ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। बेटा मत जाओ, उसके झांसे में मत आओ। मैं मुड़ा। उस समय मां का चेहरा दर्द से ज्यादा गुस्से से विकृत था। उनकी पकड़ एक कमजोर बूढ़ी की पकड़ नहीं थी, ये बहुत मजबूत थी। बरामदे में अचानक एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। लालाजी बारिश में भीगते हुए आए। उनके पीछे गांव के स्वास्थ्य केंद्र की दाई सुमन थी। परी ने फोन किया था। लालाजी ने कहा। उसने बताया कि उसकी मां के पेट में दर्द है। सुमन अंदर आई। प्रिया को देखते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। चेहरा इतना पीला क्यों है? प्रिया के जवाब देने से पहले ही उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाया। उसका माथा छुआ, फर्श पर फैले दलिया के धब्बों को देखा और मेज पर पड़ी मुड़ी तुड़ी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देखा। कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने जल्दी से कहा, इसे तुरंत ले जाना होगा, गर्भपात के लक्षण है। मुझ पर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। मैं आगे बढ़ा। मैं ले जाता हूं। मेरी मां ने मेरा हाथ और जोर से भींचा, लगभग चिल्लाते हुए, तुम यहीं रुको। मैंने मां को देखा। पहली बार उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, एक अजीब सी घबराहट भी थी, जैसे उन्हें डर हो कि मैं उन्हें उसी पल छोड़ दूंगा। प्रिया उठी, मेज का किनारा पकड़कर। सुमन ने उसे दरवाजे तक सहारा दिया। परी रोते हुए उनके पीछे पीछे गई। मैंने एक और कदम बढ़ाया तो मां ने मुझे पीछे खींच लिया। विक्रम, मैं इस हालत में हूं और तुम मुझे छोड़कर उसके पीछे जा रहे हो। मैं एक पल के लिए वहीं जम गया और बस उसी एक पल में सुमन ने प्रिया को मोटरसाइकिल पर बिठा दिया। परी बीच में बैठ गई। लालाजी ने बच्ची को रेनकोट पहनाया। गाड़ी की रोशनी आंगन में घूमी और फिर बारिश में तेजी से गायब हो गई। मैं बरामदे के नीचे खड़ा था। मेरे हाथ में अभी भी मां की पकड़ की गर्मी महसूस हो रही थी। मेरी मां मेरे पीछे बैठी जोर जोर से सांस ले रही थी। उन्होंने कहा, वो नाटक कर रही है। जो औरत गर्भवती होकर इतनी जहरीली हो, भगवान भी उसे देखता है। मैं मुड़कर उन्हें देखने लगा। बारिश अस्तबल की छत पर जोर जोर से बरस रही थी। पीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी झुर्रियां और गहरी लग रही थीं। लेकिन जिसने मुझे डरा दिया वो उनका चेहरा नहीं, बल्कि उनकी आवाज थी। वो बहुत शांत थी। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं टॉर्च लेकर सीधे पुराने अस्तबल की ओर चला गया। पुआल का ढेर जहां मां को बांधा गया था, वहां अभी भी बैठने का निशान था। जंजीर का टुकड़ा सूखी घास में पड़ा था। मैंने झुककर एक ताला उठाया और उसे देखा। अगर कोई बंधा हुआ व्यक्ति जोर से छटपटाता तो ताले के किनारे पर खरोच या खून के निशान होते, लेकिन ये ताला बहुत साफ था। बस हल्का लाल निशान था, ठीक वैसा जैसा कसकर बांधने पर होता है, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं आती। मैंने टॉर्च जमीन पर डाली। पैरों के निशान उलझे हुए नहीं थे, कोई घसीटने का निशान नहीं था। और पुआल का ढेर भी बिखरा हुआ नहीं था, जैसा कि किसी को अचानक कैद करने पर होता। अचानक मेरे पीछे कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो रामू था। वो अस्तबल के दरवाजे पर दुबका खड़ा था। सिर पर एक पतला रेनकोट था। विक्रम भैया, तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? उसमें घबराकर थूक निकला। उसकी आंखें बेचैन थीं। मैं अपना फोन भूल गया था। मैंने टॉर्च सीधे उसके चेहरे पर मारी। रामू ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हें क्या पता है? जी नहीं। मैं एक कदम आगे बढ़ा। रामू तुरंत पीछे हट गया। मेरी आंखों में देखो। वो साफ कांप रहा था। उसके होंठ ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, और फिर रुक गया। आखिर में उसने सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं पता,
और फिर वो तेजी से बारिश में गायब हो गया। मैं अस्तबल में अकेला खड़ा रह गया। दोनों तरफ से घोड़ों के फुफकारने की आवाज सुन रहा था। मेरे दिल में एक बुरा एहसास पनपने लगा था। मैं लगभग पूरी रात जागा। सुबह के करीब बारिश रुकी। मुर्गे की पहली बांग के साथ ही मेरा फोन बजा। सुमन का नंबर था। मैंने तुरंत फोन उठाया। रात भर जागने से उनकी आवाज भारी हो गई थी। प्रिया अब खतरे से बाहर है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत बाद उन्होंने कहा, बच्चे को नहीं बचा सके। मुझे याद नहीं कि मैं कब कुर्सी पर बैठ गया, बस याद है कि फोन हाथ से लगभग गिर गया था। गंभीर सदमे और खून की कमी की वजह से, और बहुत देर हो गई थी। सुमन ने बहुत कठोरता से कहा, अगर उसे थोड़ा जल्दी लाया गया होता तो शायद बच्चा बच जाता। मेरा गला भर आया। प्रिया कैसी है? वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। परी यहाँ अपनी माँ के साथ है। फोन कट गया। मैं बहुत देर तक चुप बैठा रहा। घर में मेरी माँ अब भी तख्त पर सो रही थीं या सोने का नाटक कर रही थीं। सुबह की धूप दरवाजे की दरार से होकर कल रात के टूटे हुए बर्तनों पर पड़ रही थी, जिन्हें अभी तक किसी ने साफ नहीं किया था। रात की बारिश के बाद पिछवाड़ा कीचड़ से सना हुआ था और मिट्टी की गंध तीखी थी। लगभग 7 बजे लाला जी आए। उनके साथ रामू भी था। रामू के हाथ में एक मेमोरी कार्ड था। उसे देखते ही मेरा दिल जोर से धड़का। लाला जी ने कोई भूमिका नहीं बांधी। उन्होंने मेमोरी कार्ड मेज पर रखा। ये अस्तबल की छत पर लगे कैमरे से है। मैं रामू की ओर मुड़ा। वो पीला पड़ गया था। कैमरा खराब नहीं हुआ था, लाला जी ने आगे कहा। प्रिया ने चारे की चोरी पर नजर रखने के लिए अस्तबल के कोने में एक और छोटा कैमरा छिपाया था। कल रात रामू सामान हटाने आया तो उसने देखा थी कार्ड अभी भी उसमें है, इसलिए वो मेरे पास ले आया। मेरी माँ तख्त से उठ बैठी। वो या तो समझ नहीं पा रही थीं या समझने का नाटक कर रही थीं। ये क्या है? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने अपने सूटकेस से लैपटॉप निकाला और मेमोरी कार्ड लगाया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं कई बार गलत लगा बैठा। स्क्रीन जली। कैमरा छत के कोने से तिरछा शूट कर रहा था। तस्वीर अच्छी नहीं थी, लेकिन काफी साफ थी। पहला समय जो दिखा वो कल दोपहर का था। मैंने देखा कि अस्तबल खाली है। थोड़ी देर बाद मेरी माँ अंदर आई। बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थीं, ना लड़खड़ा रही थीं, ना ही किसी ने उन्हें मजबूर किया था। माँ के पीछे रामू था, हाथ में जंजीर का टुकड़ा लिए। मैंने माँ की आवाज साफ सुनी, भले ही थोड़ी धीमी थी। बस ठीक से बांधना, ज्यादा कसकर नहीं, ताकि निशान ना पड़े। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। स्क्रीन चलती रही। माँ ने पुआल का ढेर खंबे के पास खींचा, खुद बैठकर कोशिश की और फिर उठकर जगह बदली। उन्होंने पानी की नान की ओर इशारा किया और रामू से कहा कि उसे वहीं रहने दे। बाद में गिरा देगी। रामू ने घबराकर खंबे के चारों ओर जंजीर लपेटी। माँ ने भौएं सिकोड़ी। ऐसे नहीं, इस हाथ को थोड़ा बाहर रखो, नहीं तो मैं सह नहीं पाऊंगी। स्क्रीन पर दिख रही मेरी माँ वो कमजोर बूढ़ी माँ नहीं थी जिसे मैंने कल शाम गले लगाया था। वो एक सख्त निर्देशक की तरह लग रही थीं, जो एक दृश्य की व्यवस्था कर रही हों। अगला हिस्सा और भी दर्दनाक था। माँ फिर से बैठी, रामू को ताला लगाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे किए और फिर कैमरे की दिशा में सिर उठाकर देखा, जैसे सोच रही हूं कि उस कोण से साफ दिखेगा या नहीं। उन्होंने झुककर जमीन से मुट्ठी भर धूल उठाई और अपने गालों और आस्तीन पर मल ली। उसके बाद उन्होंने पानी की नांद को गिरा दिया और फिर चुपचाप बैठ गईं। एक तरफ सिर झुकाकर कोशिश की, घुटनों के बल बैठने की कोशिश की और सिर झुकाने की कोशिश की, जैसे सबसे दयनीय मुद्रा खोज रही हों। आखिर में उन्होंने कहा, जब उसकी गाड़ी आने का समय हो तो तुम चले जाना। याद रखना, बाद में लाला जी को बुलाने जाना। मुझे ज्यादा देर तक बैठे मत रहने देना। वीडियो चलता रहा। रामू ने डरते डरते पूछा, अगर प्रिया भाभी पहले आ गई तो? मां ने ताना मारा, वो गांव वालों के सामने मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगी, और अगर वो सच में पहले आ गई तो और भी अच्छा है। ये सुनकर मैंने मेज का किनारा इतनी जोर से भींचा कि वो सुन हो गया। लाला जी बगल में खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था। रामू जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, सिसक कर रोने लगा। भैया मुझे माफ कर दो। मैं मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे पैसे देने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि ये बस प्रिया भाभी को सबक सिखाने के लिए है। मेरी माँ तख्त से उछल पड़ी। ये कहानी गढ़ रहा है, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैं माँ की ओर मुड़ा।
मैंने जीवन में कभी उन्हें उस नज़र से नहीं देखा था। माँ चुप। वो स्तब्ध रह गईं। मैंने आखिरी हिस्सा आगे बढ़ाया। ठीक उसी समय जब मैं दरवाजे से अंदर आया, रामू अस्तबल से निकला और लालाजी के घर की ओर भागा। माँ पहले से अभ्यास की हुई मुद्रा में अकेली बैठी थीं, सिर नीचे झुका हुआ। जब उन्होंने बाहर आंगन में मेरे सूटकेस के गिरने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने तुरंत अपना चेहरा उठाया, रोने के लिए तैयार, रोने के लिए तैयार। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। पूरे घर में जैसे हवा खत्म हो गई हो। मेरा फोन फिर से बजा। अभी भी सुमन का नंबर था। मैंने बिना सोचे समझे स्पीकर ऑन कर दिया। विक्रम, मैं सीधे बात करने के लिए फोन कर रही हूं। सुमन ने कहा कि प्रिया जाग गई है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। उसने बस मुझसे एक बात कहने को कहा है। आज से अपनी माँ को परी के सामने मत आने देना। मेरी माँ चिल्ला पड़ी। उसे क्या अधिकार है? सुमन ने सुना और तीखी आवाज में बीच में ही काट दिया। उस औरत का अधिकार जिसने अभी अभी अपना बच्चा खो दिया क्योंकि उसके पति ने अपनी मां पर गलत विश्वास किया। मैंने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने एक एक शब्द साफ साफ कहा। कल रात अगर तुम बस देखते नहीं रहते तो वो आधी रात से ज्यादा देर तक बरामदे में पेट पकड़कर नहीं बैठी रहती। दूसरी तरफ से फोन कट गया। मैंने आंखें खोली। मेरी मां घर के बीच में खड़ी थी। उनका चेहरा सफेद था, ना आंसू थे ना कराहना। वो भी समझ गई थीं कि अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसने मुझे और भी ठंडा कर दिया वो ये था कि उन्हें अब भी कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने बस कुछ गहरी सांसें लीं और फिर कहा, हाँ, मैंने ही किया। मैंने किया तो क्या? अगर मैं नहीं करती तो क्या तुम कभी उसका असली चेहरा देख पाते? मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुना हो। माँ, आपने अभी अभी अपने पोते को मार डाला। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, वो अभी पोता नहीं था, और वैसे भी अगर वो बच्चा बच भी जाता तो बाद में तुम उससे और भी ज्यादा बन जाते। मैं आगे बढ़ा, लगभग मेज को ही गिरा देता। लालाजी ने जल्दी से मुझे रोक लिया। रामू कोने में सिकुड़ा हुआ था। मेरी माँ अब भी वहीं खड़ी थी। उनकी छाती फूल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। मैंने ये किसके लिए किया? उन्होंने जोर से कहा। तुम्हारे लिए। तुम 8 साल दूर रहे, पैसे भेजे, वो सब कुछ रखती थी। अब ये घर किसकी सुनता है, तुम्हारी या उसकी? मैं चाहती थी कि जब तुम वापस आओ तो तुम्हारी कोई जगह हो। एक बंधे हुए होने का नाटक करके, तुम्हें ये दिखाकर कि वो कितनी क्रूर है। उसने मुझे नहीं बांधा। उसने नहीं बांधा तो क्या? माँ ने पलटकर चिल्लाया। वो भी चाहती थी कि मैं इस घर से निकल जाऊं। वो कुछ भी मरम्मत करवाती तो मुझसे नहीं पूछती। वो कुछ भी बेचती तो खुद फैसला करती। वो मुझे एक परछाई की तरह समझती थी। मैंने एक एक शब्द पर जोर दिया, क्योंकि माँ अब काम संभालने लायक नहीं थी, क्योंकि प्रिया ने ये घर चलाने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि मैंने पैसे अपनी पत्नी को रखने के लिए भेजे थे, इसलिए नहीं कि उसने आपसे छीन लिए। माँ एक अजीब सी कड़वी और तीखी हंसी हंसी। तो आखिर में तुमने उसे ही चुना। मैंने किसी को नहीं चुना। मैं कह रहा हूं कि माँ ने ही मुझे चुनने पर मजबूर किया। हाँ, मैंने मजबूर किया क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं मजबूर नहीं करती तो बाद में वो सच में मुझे बाहर निकाल देती। मैंने अपने सामने खड़ी औरत को देखा। वो अब भी मेरी माँ थी, जिसने मुझे स्कूल ले जाना सिखाया था, जिसने मेरे लिए अपना खाना छोड़ा था, जिसने मेरे बुखार में पूरी रातें जागी थीं। लेकिन वो वही इंसान भी थी जिसने अभी अभी खुद को जंजीरों से बांधा, अपनी बहू को बच्चे को खोने की स्थिति में धकेल दिया, सिर्फ इस घर पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए। एक इंसान एक ही समय में इतना दयनीय और इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मैंने मेज पर पड़ा जंजीर का ताला उठाया और उसे सीधे टाइल के फर्श पर फेंक दिया। वो एक तीखी आवाज के साथ टूट गया। बस बहुत हुआ। माँ ने मुझे घूर कर देखा। मैंने भारी आवाज में कहा, आज से आपको प्रिया और बच्ची को छूने का कोई अधिकार नहीं है। वो एक कदम आगे बढ़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। मेरी हिम्मत है। किसी ने और कुछ नहीं कहा। रामू ने उसी सुबह नौकरी छोड़ने की इजाजत मांगी। मैंने उसे नहीं रोका। लालाजी उसे दरवाजे तक ले गए और वापस आकर धीरे से कहा, तुम अस्पताल जाओ। ये मामला अभी लंबा चलेगा। मैं गाड़ी चलाकर स्वास्थ्य केंद्र गया, लेकिन प्रिया से नहीं मिल पाया। सुमन अस्पताल के कमरे के दरवाजे के सामने गलियारे में खड़ी थी। वो अभी अभी सोई है।
मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं बस एक बार देखना चाहता हूं। देखकर क्या करोगे? कल रात तुमने उसे काफी देख लिया। मैं वहीं जम गया। सुमन स्वभाव से शांत थी, शायद ही कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करती थी। इस बार उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। क्या तुम जानते हो कि जब उसे यहां लाया गया था, तब भी वो पूछ रही थी कि सास ने दवा पी है या नहीं। ये वाक्य जैसे किसी ने मेरे सीने में सीधा घूंसा मारा हो। मैं दीवार के सहारे खड़ा हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। थोड़ी देर बाद परी कमरे से बाहर आई। उसने मुझे देखते ही रुक गई। मैं उसे गले लगाने के लिए झुका तो वो एक कदम पीछे हट गई। परी ने होंठ भींचे, उसकी आंखें लाल थीं। कल मैंने कहा था। मैं स्तब्ध रह गया। क्या कहा था? मैंने कहा था कि दादी ने रामू चाचा से जंजीर लाने को कहा था। मुझे याद आया। मुझे सच में याद आया, लेकिन कल मैंने उसे खुद ही नजरअंदाज कर दिया था। बच्ची ने आगे कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। पापा ने यकीन नहीं किया और फिर वो मुड़कर कमरे में भाग गई, मुझे स्वास्थ्य केंद्र के गलियारे में अकेला छोड़कर। ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी बेटी ने ही मेरे मुंह पर एक दरवाजा बंद कर दिया हो। उस दिन के बाद मैं तुरंत घर नहीं लौटा। मैं दोपहर तक, फिर शाम तक और फिर रात तक स्वास्थ्य केंद्र के आंगन में बैठा रहा। प्रिया मिलने नहीं आई। मैंने मैसेज किए, फोन किए, कोई जवाब नहीं मिला। देर रात सुमन बाहर आई और मुझे एक थैला दिया। ये उसका सामान है, बाद में ले जाना, अभी अंदर मत लाना। मैंने पूछा, प्रिया कब डिस्चार्ज होगी? कल। वो कहाँ जाएगी? तुम्हारे घर नहीं। मैं उठ खड़ा हुआ और पूछना चाहता था, लेकिन वो अंदर जा चुकी थी। अगली सुबह मैं जल्दी पहुंचा। कमरे का बिस्तर खाली था। प्रिया पहले ही जा चुकी थी। परी भी अपनी माँ के साथ चली गई थी। सुमन ने बताया कि प्रिया का चचेरा भाई माँ बेटी को कुछ समय के लिए अपने मायके ले गया है। मैं अकेला घर वापस चला गया। अस्तबल का आंगन चौड़ा था, धूप तेज थी, लेकिन अजीब तरह से खाली था। मेरी माँ घर में बैठी थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो अब रो नहीं रही थीं। शायद वो समझ गई थी कि आंसू अब बेकार हैं। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। मेरा पहला काम था लोगों को बुलाकर पुराने अस्तबल की सभी जंजीरें, कड़े और लोहे के छल्ले हटवाना। कारीगर ने पूछा कि कुछ रखना है क्या? मैंने कहा, सब फेंक दो। मेरी माँ ने आंगन की ओर देखकर ठंडे स्वर में कहा, तुम ऐसा मुझे ताना मारने के लिए कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, ताकि मुझे उस दिन का दृश्य दोबारा ना देखना पड़े। वो चुप हो गई। 3 दिन बाद मैंने कुछ घोड़े बेच दिए, पैसे की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं अब उनकी आवाज सहन नहीं कर सकता था। आंगन में हर हिनहिनाहट मुझे उस शाम की याद दिलाती, जब मैंने अस्तबल का दरवाजा खोला था, मां को पुआल पर बैठा देखा और तुरंत विश्वास करना चुना। ये पूरा अस्तबल मेरे पिता की जिंदगी थी। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद, ये एक ऐसी चीज बन गया जिसने मुझे मेरी गलती में फंसाए रखा। लाला जी ने मुझे पर्यटन क्षेत्र के लिए कुछ स्वस्थ घोड़े बेचने में मदद की। 2 बूढ़े घोड़ों को मैंने कुछ समय के लिए रखा और फिर दूसरे अस्तबल में भेज दिया। पुराना अस्तबल बंद हो गया। मेरी मां ये देखकर सचमुच नाराज हो गई। तुम उस औरत के लिए अपने पिता की विरासत को बर्बाद कर रहे हो। मैं उस जमीन के मालिकाना हक के कागजात देख रहा था जिसे मैं परी के नाम करने वाला था। मैंने सिर उठाया। मां, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? उसने मेरा पोता खो दिया तो क्या? मां ने भी अपना पोता खोया, वो चिल्लाई। मैंने ये सब इस घर को बचाने के लिए किया। शुरू से आखिर तक आपने घर नहीं, अपना अधिकार बचाया। मेरी मां ने एक प्याला जमीन पर फेंका, वो मेरे पैर के ठीक पास टूट गया। बदतमीज। मैं उठ खड़ा हुआ। इस बार ना चिल्लाया, ना ही कुछ तोड़ा। मैंने बस बहुत साफ कहा, अगले महीने से मां ढलान पर वाले घर में रहेंगी। मैं देखभाल के लिए एक व्यक्ति रखूंगा, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। लेकिन मां अब मेरे साथ नहीं रहेंगी। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे उन्हें थप्पड़ मारा गया हो। तुम मुझे निकाल रहे हो? मैं आपको अलग कर रहा हूं ताकि आपकी वजह से और कोई बर्बाद ना हो। वो आगे बढ़ी, थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन बीच में ही नीचे कर लिया। शायद क्योंकि वो समझ गई थी कि उनके सामने अब वो बेटा नहीं है जो उनके रोने से पिघल जाता था। 1 हफ्ते बाद मैंने ऊपर के मोहल्ले की एक विधवा कमला को दिन में मां की देखभाल के लिए रख लिया। ढलान पर वाला छोटा घर जो खाली पड़ा था, मैंने उसकी मरम्मत करवाई, बिस्तर, पंखा लगवाया
और पूरी दवाइयाँ खरीदी। मैंने माँ को बेसहारा नहीं छोड़ा। हर महीने दवा के पैसे, खाने के पैसे और देखभाल करने वाले के पैसे मैं पूरा देता था। मैं अब भी उन्हें दिल की जांच के लिए ले जाता था, लेकिन मैंने उन्हें एक बार भी मुख्य घर के आंगन में कदम नहीं रखने दिया। जब वो उस घर में जा रही थीं, तो माँ बरामदे में खड़ी होकर मुझसे पूछीं, तुम मुझे कब तक सजा दोगे? मैंने जवाब दिया, ये सजा नहीं। ये एक सीमा है। वो फीकी हंसी हंसी, लेकिन हंसी की आवाज बहुत कमजोर थी। आखिरकार तुमने अपनी पत्नी के लिए अपनी मां को छोड़ दिया? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा। नहीं, मैंने सच के लिए आपको रोका है। उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया। उस दौरान मैं प्रिया के मायके कई बार गया। पहली बार प्रिया के पिता धीरज जी ने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। वो स्वभाव से कम बोलते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने एक ही वाक्य कहा जो मुझे वहीं जमा देने के लिए काफी था। मेरी बेटी ने तुम्हारा 8 साल इंतजार किया और उसे बस एक शाम ये जानने के लिए मिली कि तुम्हारे दिल में उसकी क्या जगह है। मैं कोई बहस नहीं कर सका। दूसरी बार मैं पैसे, दवाइयाँ और परी के लिए खिलौने लेकर गया। प्रिया की माँ आशा जी ने पैसों का थैला वापस कर दिया। हमारा घर भूखा नहीं मर रहा है। मैं बस खिलौना ही छोड़ सका। तीसरी बार मैं सुबह से शाम तक दरवाजे के बाहर इंतजार करता रहा। तब जाकर प्रिया बाहर आई। वो बहुत दुबली हो गई थी। चेहरे पर खून की कमी थी, लेकिन उसकी कमर अब भी सीधी थी। मैं आगे बढ़ा और माफी मांगने के लिए मुंह खोला तो प्रिया ने हाथ उठाकर रोक दिया। लंबी बात मत करो। मेरा गला भर आया। प्रिया ने मुझे देखा। उसकी आवाज शांत और ठंडी थी। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं है कि तुम्हारी मां ने मुझे नुकसान पहुंचाया। मैंने सिर उठाया। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि जब मैं आंगन में खड़ी थी, हाथ में तुम्हारी मां के लिए दिल की दवा लिए, पेट में तुम्हारा बच्चा लिए, तब तुमने मुझे एक अपराधी की तरह देखना चुना। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। वो आगे बोली, मैं दुख सह सकती हूं। मैंने 8 साल दुख सहा है, लेकिन मैं ये नहीं सह सकती कि जिस इंसान का मैं इंतजार कर रही थी, वही मुझे सबसे पहले धकेलने वाला हो। मैं कहना चाहता था, मुझे माफ कर दो, लेकिन ये 2 शब्द बहुत हल्के, बहुत सस्ते लग रहे थे। उसके सामने जो मैंने किया था, मैं बस वहीं खड़ा रहा, हाथ नीचे लटके हुए। ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरे पास इस टूटन को भरने के लिए कोई भी भारी शब्द नहीं है। प्रिया ने मुझे कुछ देर और देखा और फिर कहा, परी अब भी तुम्हारी बेटी है। अगर तुम मिलना चाहते हो तो पहले बता देना। रही बात पति पत्नी की, तो वो बाद में देखेंगे। बाद में मतलब कब? जब मैं तुम्हें देखूं तो मुझे उस शाम की याद ना आए। और फिर वो अंदर चली गई। मैंने उसे नहीं रोका। अगले कुछ महीनों तक मैं ठोस काम करके अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता रहा। मैंने गांव में अपनी सारी निजी संपत्ति परी के नाम एक ट्रस्ट फंड में डाल दी। जब वो बड़ी हो जाएगी, मैंने सारे हिसाब किताब फिर से जांचे और वे सारे कर्ज चुकाए जो प्रिया ने अस्तबल के लिए लिए थे। मैं स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में गया, बेटी को डॉक्टर के पास ले गया और अगर प्रिया मानती तो वीकेंड पर उसे ले आता। मैं अब एक सफल व्यक्ति या व्यवसायी के रूप में कहीं नहीं जाता था। वे सारे प्रशंसा पत्र, पुरानी अखबार की कतरनें मैंने एक कार्टन में डालकर अटारी पर रख दी। बाहर के लोग अब भी कानाफूसी करते थे। कुछ लोग कहते थे कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए सठिया गई हैं और ऐसा किया। कुछ कहते थे कि प्रिया भी बहुत जिद्दी है, झुकना नहीं जानती। कुछ तो ये भी कहते थे कि मैं लंबे समय तक दूर रहा, इसलिए घर में उथल पुथल हुई। मैंने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि जितनी ज्यादा सफाई देता उतना ही खुद को निर्दोष साबित करने जैसा लगता। और मेरा दोष बहुत स्पष्ट था। मैंने मां के प्रति अपनी ममता को एक चाकू बनने दिया, जिसने मेरी ही पत्नी को काट दिया। एक शाम मैं परी को लेने गया। वो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थी। आधे रास्ते में उसने पूछा, पापा, क्या आप अब भी दादी से प्यार करते हैं? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। हाँ, तो फिर आप दादी के साथ क्यों नहीं रहते? मैंने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि उसे हमेशा गलत करने दिया जाए। बच्ची ने सोचा और फिर पूछा, पापा, क्या आप अब भी मां से प्यार करते हैं? मैंने हैंडल को हल्के से भींचा। हाँ, तो उस दिन आपने मां पर विश्वास क्यों नहीं किया? मुझे गाड़ी किनारे रोकनी पड़ी।
शाम घिराई थी। खेत में केवल कीड़ों की आवाज और नई कटी फसल की गंध थी। मैं मुड़कर अपनी बेटी को देखने लगा। उसने अपना छोटा सा बैग सीने से लगा रखा था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सच्चे जवाब का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, क्योंकि उस दिन पापा डरपोक थे। डरपोक मतलब पापा ने अपने सामने एक दर्दनाक चीज देखी और खुद को उसके साथ बहने दिया। पापा ने रुककर ठीक से सोचने की हिम्मत नहीं की। पापा ने उस बात पर विश्वास करना चुना जिस पर विश्वास करना सबसे आसान था। परी कुछ देर चुप रही और फिर उसने सिर हिलाया, जैसे आधा समझ गई हो और बाकी आधा बाद में समझेगी। उस रात बेटी को घर छोड़कर मैं उसके मायके के दरवाजे पर बहुत देर तक खड़ा रहा। प्रिया के घर की रोशनी अभी भी जल रही थी। मैंने पर्दे के पार उसकी परछाई देखी। एक जानी पहचानी लेकिन दूर की परछाई। मैं जानता था कि कुछ चीजों की भरपाई पैसे से नहीं हो सकती। कुछ दरारें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल समय ही भरने की कोशिश कर सकता है, और फिर भी ठीक होने की कोई गारंटी नहीं होती। कुछ और महीनों बाद प्रिया ने मुझे घर में पानी पीने के लिए आने दिया। ये उस दिन के बाद पहली बार था जब बच्चा खोया था। हम एक ही कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे थे और बीच में कोई नहीं था। न मेरी मां, न लाला जी, न पड़ोसी, न कोई जानबूझकर रोने की आवाज। सिर्फ मैं और प्रिया। उसने चाय डाली, मेज पर रखी और कहा, आप माँ के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं उनकी पूरी देखभाल करता रहूंगा, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारी और बेटी की जिंदगी में दखल देने के लिए वापस नहीं आने दूंगा। प्रिया ने सिर हिलाया। और आप? मैं गांव में ही रहूंगा, जर्मनी का काम कम कर दूंगा। परी को पिता की जरूरत है। प्रिया ने मुझे बहुत देर तक देखा, जैसे तौल रही हो कि मेरे शब्द सिर्फ अपराध बोध से बचने के लिए हैं या नहीं। आखिर में उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर है? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारी माँ का नहीं, बल्कि ये कि बाद में वो फिर से रोएंगी, बीमार पड़ेंगी, कुछ बातें कहेंगी और तुम फिर पिघल जाओगे। मैंने इनकार नहीं किया क्योंकि यही वो बात थी जिससे मैं खुद भी सबसे ज्यादा डरता था। मैंने कहा, तो तुम वादों पर विश्वास मत करो, बस मेरे काम को देखो। प्रिया चुप रही और फिर उसने चाय का कप मेरी ओर थोड़ा और खिसका दिया, बस एक छोटा सा इशारा। लेकिन ये पहली बार था जब मैंने देखा कि हमारे बीच वापस आने के रास्ते के लिए एक दरार है, भले ही वो अभी भी बहुत दूर हो। मेरी कहानी का अंत फिल्मों की तरह खूबसूरत नहीं है। मुझे तुरंत माफ नहीं किया गया। प्रिया तुरंत वापस नहीं आई। मेरी माँ ने अचानक अपनी सारी गलतियां मानकर रोना धोना नहीं किया। असल जिंदगी में सब कुछ ज्यादा जटिल होता है। प्रिया कुछ और समय तक बेटी के साथ अलग रही। मैं दो घरों के बीच घूमता रहा, माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी और पत्नी बच्चे के प्रति अपने कर्तव्य के बीच। लेकिन अब कोई भ्रम नहीं था। माँ के लिए मैंने पूरा खर्च उठाया, पूरी देखभाल की, लेकिन उनके हस्तक्षेप करने, रोने धोने या हेरफेर करने के हर मौके को बहुत स्पष्ट रूप से रोक दिया। प्रिया से मैंने माफी की जोर जबरदस्ती नहीं की, वापस आने की मांग नहीं की, बस चुपचाप वे काम किए जो मुझे बहुत पहले करने चाहिए थे। बेटी को स्कूल ले जाना, उसे वापस लाना, संपत्ति के कागजात पारदर्शी रूप से फिर से साइन करना और उस सम्मान के हर कर्ज को चुकाना जो प्रिया ने मेरे लिए 8 साल तक उठाया था। 1 साल बाद प्रिया ने मुझे परी के स्कूल के पास एक छोटे से घर में शिफ्ट होने की इजाजत दी। पुराना घर नहीं, अस्तबल नहीं। हमने ऐसे शुरुआत की जैसे दो लोग जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और फिर एक लंबे तूफान में एक दूसरे को खो दिया। सावधानी से, संयम से और दूरी के साथ। कभी कभी खाना खाते समय फोन की घंटी बजती, माँ का नाम स्क्रीन पर आता। मैं अब भी फोन उठाता, हालचाल पूछता, दवा भेजता। लेकिन फोन के बाद मैं प्रिया से कुछ नहीं छिपाता था। मैं सब कुछ बता देता ताकि किसी भी विकृत कहानी के दोबारा पनपने के लिए कोई अंधेरा कोना ना बचे। परी बड़ी होती गई। वो अब उस खोए हुए भाई बहन के बारे में ज्यादा नहीं पूछती, लेकिन मैं जानता हूं कि उसे याद है। हर साल उस दिन प्रिया ज्यादा चुप हो जाती, मैं भी। हम मोमबत्तियां नहीं जलाते या कुछ बड़ा नहीं करते, बस चुपचाप एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिन्हें जितना ज्यादा कहा जाए उतना ही दर्द होता है। मेरी माँ की बात करें तो उनकी सेहत धीरे धीरे कमजोर होती गई। एक बार अस्पताल में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी आवाज अब पहले जैसी तीखी नहीं थी। माँ को बस अकेले रह जाने का डर था।
मैं बिस्तर के पास बैठा एक एक शब्द साफ सुन रहा था। पहली बार उन्होंने इतनी सच्ची बात कही थी। मैंने जवाब दिया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको मेरी जिंदगी को और बर्बाद करने भी नहीं दे सकता। उन्होंने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। ना रोई ना बहस की, बस चुप हो गई। तब जाकर मैं समझा कि कई बार हेर फेर शुद्ध दुष्टता से शुरू नहीं होता, ये डर से शुरू होता है, बदले जाने के एहसास से और उस स्वार्थ से जो ये देखने से इनकार करता है कि दूसरे भी इंसान हैं। लेकिन कारण समझने का मतलब परिणाम को मिटाना नहीं है। खोया हुआ बच्चा वापस नहीं आ सकता। अस्तबल में वो दोपहर गायब नहीं हो सकती जिस दिन मुझे प्रिया को आंगन के बीच से निकालने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी आंखों का वो दृश्य मेरे दिमाग से नहीं मिट सकता। मैं इन चीजों के साथ ऐसे जीता हूं जैसे सीने में एक गहरे घाव के निशान के साथ जी रहा हूं। कभी कभी लोग अब भी मुझे गांव लौटा करोड़पति कहते हैं। हर बार जब मैं सुनता हूं तो मुझे बस हंसी आती है। पैसे ने पिता की विरासत को बचा लिया, लेकिन एक दोपहर को नहीं बचा सका। मैंने गलत व्यक्ति पर विश्वास किया। प्रसिद्धि ने अच्छी गाड़ी, सुंदर घर खरीद लिया, लेकिन एक अजन्मे बच्चे को नहीं खरीद सका। जिंदगी में कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो किसी हिसाब किताब की किताब में नहीं होते। अब जब भी मैं उस पुराने बंद अस्तबल के पास से गुजरता हूं, मुझे अब भी उस दिन के पुआल की गंध याद आती है। जंजीर की खनक, माँ का मेरा नाम पुकारना, प्रिया का कहना पहले कैमरा देख लीजिए, परी का पैर पकड़कर माँ को मत निकालो कहना। सब कुछ वही है, बस उस समय का मैं अब नहीं हूं, या यूं कहें उस समय का मैं उस पल मर गया था जब मेमोरी कार्ड ने स्क्रीन पर सब कुछ दिखा दिया था। मेरी बाकी की जिंदगी बस ये सीखने में है कि उन लोगों को और निराश ना करूं जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई है। और अगर मुझे इस कहानी को सबसे छोटे रूप में कहना हो तो मैं बस एक ही वाक्य कहूंगा, मेरी मां को ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस एक पीड़ित की भूमिका अच्छी तरह से निभानी थी। बाकी का काम मैंने खुद उनके लिए कर दिया। दोस्तों, आप सब कहां से हैं? आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। और हाँ, अगर आपके जीवन में भी कोई यादगार कहानी या अनुभव है तो उसे हम सब के साथ साझा करना ना भूलें। हमें आपकी कहानी का इंतजार रहेगा।